तो इस मूवी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जॉब के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। एडी 2009 से लेकर 2014 तक यूएस आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पर काम कर चुका है, लेकिन फिलहाल उसने आर्मी छोड़ दी एंड वो फिलहाल बेरोजगार है। फाइनली वो कंपनी में पहुंचा जहां पर कंपनी की मैनेजर ने उसकी डिटेल ली और उसे चेक करके ये बताया कि फिलहाल उनके पास उसके लिए कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। एडी को इस टाइम पर जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो पिछले 1 साल से खाली बैठा हुआ था एंड ना तो उसके पास पैसे थे और उसकी फैमिली भी उससे दूर रहने लगी थी। उसने कंपनी की मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए उससे ये कहा कि उसे इस टाइम पर जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उस कंपनी में उसके लिए कोई भी पोस्ट खाली नहीं थी। इसी वजह से मैनेजर ने उसे जॉब पर रखने से उसे साफ साफ मना कर दिया। एडी की बात जब वहां पर नहीं बनी तो एडी वहां से जाने लगा। तभी कंपनी की मैनेजर ने उसे आवाज देकर रोका और उसके पास आकर उससे ये कहा कि उनके पास उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खाली है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ से 40 मील दूर एक मॉल में है। लेकिन वहाँ पर वर्किंग आवर्स ज्यादा है और सैलरी भी कम है, साथ ही उसे किसी भी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। एडी ने इस जॉब के लिए हाँ कह दी, जिसके बाद उसने मैनेजर से ज्वाइनिंग लेटर लेकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम एफबीआई की टीम को देखते हैं जो एक टीनेज लड़की को अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में उसका बयान दिलवाने के लिए ले जा रहे थे। उस लड़की का नाम जेमी था। दरअसल जेमी के फादर शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर ग्रुप में शामिल थे। उसने कुछ टाइम उन लोगों के साथ काम भी किया, लेकिन फाइनली उसने उन लोगों को पकड़वाने के लिए पुलिस को उनकी सच्चाई बताने की कोशिश की और फिर एक शाम उन लोगों ने जेमी के फादर को जेमी के सामने ही मार दिया और इसीलिए जेमी उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में अपना बयान देने जा रही थी। एफबीआई की टीम अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ जेमी को लेकर जा रही थी, तभी अचानक से मौसम बिगड़ गया और जोर जोर से बारिश होने लगी। उसी दौरान एक ऑफिसर ने यह देखा कि एक गाड़ी उन लोगों की गाड़ी को फॉलो कर रही है। उस ऑफिसर ने जल्दी से हेडक्वार्टर में कॉल करके उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी। तभी अचानक से उसी दौरान उनकी गाड़ी पंचर हो गई और स्पीड तेज होने की वजह से उनकी गाड़ी वहीं पर पलट गई। दरअसल उन गैंगस्टर ने उन पुलिस वालों को रोकने के लिए पहले से ही रोड पर जाल बिछाया हुआ था। पुलिस की गाड़ी पलटते ही उन गैंगस्टर ने उन पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले एक एक करके मरते जा रहे थे। तभी एक ऑफिसर ने चुपचाप जेमी को वहां से भगा दिया, जिसके बाद वो अपनी बची हुई टीम के साथ उन गैंगस्टर को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन उन गैंगस्टर की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से वो पुलिस वाले एक साथ मिलकर भी उन लोगों को नहीं मार पाए। एंड कुछ देर बाद फाइनली उन गैंगस्टर ने उन पुलिस वालों को मारकर खत्म कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस वालों की डेड बॉडी और उन लोगों की गाड़ी को ठिकाने लगाकर रोड को इस तरीके से साफ कर दिया जैसे कि उस रोड पर कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ एडी उस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर उस मॉल के पास पहुंचा जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने वाला था। वहां पर एडी को वेंस नाम का एक गार्ड मिला जो उस मॉल का इंचार्ज था। उसने एडी का ज्वाइनिंग लेटर देखा, जिसके बाद वो एडी को मॉल के अंदर ले गया। उस मॉल के अंदर टोटल 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनमें से एक लेडी थी जिसका नाम रूबी था। उसने एडी को सबसे पहले मेसन और रूबी से मिलवाया। रूबी इस टाइम पर नशे में थी, जिसकी वजह से वो चुपचाप जाकर सो गई। वेंस के ग्रुप के तीसरे गार्ड का नाम था हैरी। उसने एडी को सभी के बारे में बताकर उसे मॉल में घुमाया और मॉल की सारी इन्फॉर्मेशन दी। एडी को सारी बातें समझाकर कुछ देर बाद वेंस वहां से चला गया, जिसके बाद एडी खुद ही मॉल में घूमने लगा। मौसम खराब होने की वजह से उसी दौरान अचानक से मॉल के अंदर बिजली चली गई। फिर वॉकी टॉकी के द्वारा एडी ने वेंस को कॉल किया तो वेंस ने उसको ये बताया कि उनके पास इमरजेंसी बिजली अवेलेबल है, वो कुछ ही देर में उसको चालू कर देगा। तभी एडी की निगाह मॉल के मेन गेट पर पड़ी जहां पर जेमी खड़ी थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर गेट खोलने को कह रही थी। एडी ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से गेट खोला तो उसने ये देखा कि जेमी बुरी तरह डरी हुई थी। उसने एडी को ये बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इतना बताकर वो ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो गई। एडी ने जल्दी से जेमी को उठाया और उसे वेंस और मेसन के पास ले गया। उसने उन दोनों को ये बताया कि ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार ये कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। वेंस ने जैसे ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो उसको ये पता चला कि फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे। उसी दौरान उन लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में ये देखा कि चार्ली नाम का एक आदमी मॉल की तरफ आ रहा था। चार्ली उसी गैंगस्टर ग्रुप का सबसे बड़ा बॉस था जिसने जेमी के फादर को जेमी के सामने ही मारा था एंड जेमी इसी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रही थी। एडी, मेसन और वेंस जैसे ही चार्ली के पास पहुंचे तो चार्ली ने उनसे ये पूछा कि क्या कोई 11 साल की लड़की उनके मॉल में आई है। इस बात पर वेंस ने उससे ये पूछा कि वो उस लड़की का क्या लगता है, जिसका जवाब देते हुए चार्ली ने उसको ये बताया कि वो उस लड़की का फादर है एंड उस लड़की का नाम जेमी है। वो उससे लड़कर कुछ देर पहले घर से भाग गई थी। ये सुनकर वेंस ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उसको ये बताया कि वो लड़की यहीं पर है। उसने तुरंत ही हैरी को कॉल करके उससे ये कहा कि वो जेमी को लेकर यहाँ पर आ जाए क्योंकि उसके फादर उसे लेने आए हैं। लेकिन एडी को चार्ली की बातों पर यकीन नहीं
नहीं था, क्योंकि जैमी जब यहाँ पर आई थी तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो बार बार ये कह रही थी कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। इसी वजह से उसने चार्ली से कुछ सवाल किए, जैसे कि जैमी का बर्थडे कब है, उसकी आंखों का रंग क्या है और उसके दांतों में तार लगा है या फिर नहीं। चार्ली ने एडी को जैमी से रिलेटेड सारी बातें बताई। इतने में हैरी जैमी को लेकर वहां पर पहुंच गया। वेंस को उसकी बातों पर पूरा यकीन हो गया था। उसने जैसे ही गेट खोला तभी जैमी को होश आ गया और वो चिल्लाकर वहां से भाग गई। उसके भागते ही वेंस ने जल्दी से गेट को वापस बंद कर दिया। तभी चार्ली के पास उसका एक आदमी आया जिसके पास पैसों से भरा हुआ सूटकेस था। चार्ली ने वेंस और एडी को लालच देने की कोशिश की। उसने उन दोनों से ये कहा कि वो लोग सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दे एंड साथ में जैमी को उसके हवाले कर दे। बदले में वो उन दोनों को $125 मिलियन देगा। लेकिन वेंस ने जब चार्ली को मना किया तो चार्ली को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उसने उन दोनों को धमकी देना शुरू कर दिया। उसने उन दोनों से ये कहा कि वो हर हाल में आज जैमी को लेकर जाएगा। उन लोगों की भलाई इसी में है कि वो जैमी को चुपचाप उसके हवाले करके $125 मिलियन ले लें, और अगर वो लोग चार्ली की बात नहीं मानते हैं तो चार्ली यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगा। उसकी इस धमकी से वेंस डर गया और वो गेट खोलने लगा, लेकिन एडी ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वेंस ने गेट खोला तो वो जैमी को तो लेकर ही जाएगा, साथ में वो वहां पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी जब वेंस ने गेट खोलने की कोशिश की तो एडी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चाबी लेकर मॉल का इंचार्ज खुद बन गया। चार्ली ने उसे भी धमकी देते हुए उससे ये कहा कि उसने वेंस को तो रोक लिया, लेकिन वो उन लोगों को नहीं रोक पाएगा एंड यहाँ पर जितने लोग भी मरेंगे उन सभी की मौत का जिम्मेदार एडी होगा। साथ ही उसने एडी से ये भी कहा कि उसके अंदर की देशभक्ति अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही एडी हैरान होने लगा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वो आर्मी में था। इतना कहने के बाद चार्ली वहां से चला गया और उसने अपनी टीम से ये कहा कि वो लोग मॉल को चारों तरफ से घेर ले, ताकि मॉल के अंदर से कोई भी आदमी बाहर ना जा पाए। इधर एडी जैमी को मॉल के अंदर ढूंढने लगा, क्योंकि जैमी डर के मारे कहीं पर छुप गई थी। उसने जैमी को अपने सामने लाने के लिए उससे ये कहा कि जैमी उस पर भरोसा कर सकती है, वो जैमी को कुछ नहीं होने देगा। जैमी ने उस पर भरोसा किया और फाइनली वो उसके सामने आई। जैमी ने एडी से ये प्रॉमिस लिया कि एडी हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा। एडी ने जैमी को जब मॉल के अंदर सभी लोगों से मिलवाया एंड जैमी ने जब उन लोगों को अपनी कहानी बताई तो वो लोग जैमी को पहचान गए, क्योंकि उन लोगों ने जैमी की कहानी न्यूज में सुनी थी। एडी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि चार्ली अभी तो वहाँ से चला गया, लेकिन वो बाद में जैमी को लेने जरूर आएगा। और बाहर मौसम खराब होने की वजह से ना तो उनकी मदद करने के लिए कोई पुलिस आने वाली है और ना ही वो पुलिस को फोन कर सकते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे। इसीलिए उसने चार्ली से मुकाबला करने के लिए अपनी टीम के साथ प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सबसे पहले जैमी को मॉल के सबसे पीछे वाले हिस्से के एक कमरे में छुपा दिया। एडी ने जैमी को छुपाते वक्त उसे एक लाइट दी और साथ में एक पानी की बोतल और एक वॉकी टॉकी दिया, और उससे ये कहा कि वो इस कमरे के गेट को अंदर से बंद कर ले और किसी भी कीमत पर इस कमरे के गेट को ना खोले। एंड अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो वॉकी टॉकी के द्वारा उससे बात कर सकती है। इतने में वहाँ पर वेंस आया और उसने एडी से ये कहा कि वो उसके साथ चले, क्योंकि उसे एडी को कुछ दिखाना है। वो लोग सीधा वहाँ से कंट्रोल रूम में गए, जहाँ पर एडी ने सीसीटीवी के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में ये देखा कि चार्ली के लोग मॉल के बाहर खड़ी उनकी गाड़ियों को पंचर कर रहे थे। वहीं पर वेंस की गाड़ी भी खड़ी थी, जिसमें उसने अपनी गन को छुपाया हुआ था और उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं वो लोग उसकी गन को ना ले जाए। ये सारी सिचुएशन देखकर मेसन बहुत ज्यादा घबरा गया और वह बाहर जाने को कहने लगा, लेकिन एडी ने उसे समझाते हुए उससे ये कहा कि अगर वो बाहर जाएगा तो वो डेफिनेटली मारा जाएगा। उसकी भलाई इसी में है कि वो मॉल के अंदर ही कहीं पर छुप जाए। साथ ही एडी ने उन लोगों से ये भी कहा कि जब तक पेट्रोलिंग के लिए पुलिस यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक उन लोगों को एक साथ मिलकर चार्ली को रोकना होगा। उन लोगों ने एडी की बात मान ली, जिसके बाद उन लोगों ने प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले मॉल के सारे बैरिकेड्स पर बिजली की तारों को लगाया। इधर चार्ली ने अपने आदमी को ये ऑर्डर दिया कि वो गाड़ी के जरिए मॉल का गेट तोड़कर अंदर घुस जाएं। लेकिन एडी ने उसे रोकने के लिए पहले से ही प्लान बना लिया था। उसने हैरी और वेंस के साथ मिलकर एक सोफा और पेट्रोल का डब्बा लिया, जिसे लेकर वो मॉल की सीधा छत पर गया और जैसे ही चार्ली के आदमी ने गाड़ी के जरिए मॉल का गेट तोड़ने की कोशिश की तो एडी ने तुरंत ही उस सोफे को आग लगाकर सीधा उसकी गाड़ी पर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो गाड़ी तो जली ही जली, साथ में उसका ड्राइवर भी जल गया। लेकिन चार्ली का एक दूसरा आदमी था जो अपने हथियार के जरिए मॉल की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी के चढ़ने से पहले ही चार्ली अपनी टीम के साथ वापस अंदर की तरफ जाने लगा। भागते वक्त अचानक से वेंस का वॉकी टॉकी वहीं पर गिर गया एंड वेंस जब
जब उसे वापस लेने गया तो उस आदमी ने वेंस पर हमला कर दिया। वो आदमी वेंस को जान से मारने ही जा रहा था, लेकिन इतने में रूबी ने उसकी मदद करते हुए उस आदमी के पीछे से उस आदमी पर हमला कर दिया और इस तरह रूबी ने उस आदमी को मारकर वेंस की जान बचाई। इधर एडी के मना करने के बावजूद जेमी कमरे से बाहर आ गई। रूबी और वेंस सीधा कंट्रोल रूम में गए, जहां पर उन दोनों ने मिलकर सारे सिस्टम को तोड़ दिया, क्योंकि चार्ली अब अपने लोगों के साथ यहां पर आने वाला था और अगर वो दोनों ऐसा नहीं करते तो चार्ली सिस्टम के जरिए उन लोगों को देख लेता। सिस्टम को तोड़ने के बाद वो दोनों सीधा एडी के पास पहुंचे, जहां पर पहले से हैरी और मेसन मौजूद थे। एडी ने उन लोगों के साथ मिलकर दोबारा से एक और प्लान बनाया, जिसके बाद उसने उन लोगों को मॉल के अलग अलग हिस्से में अपनी पूरी तैयारी के साथ भेज दिया। हैरी को बॉम्ब बनाना आता था, उसने मेसन के साथ मिलकर कुछ केमिकल के द्वारा छोटे मोटे बॉम्ब बनाए। वहीं रूबी और वेंस ने एक साथ मिलकर उन लोगों को चकमा देने के लिए एक जाल बिछाया। कुछ देर बाद एडी ने हैरी को एक टॉर्च देते हुए उससे ये कहा कि जब उसे पुलिस दिखे तो वो उनसे मदद मांगने के लिए इस टॉर्च को जला दे। एडी जब उसे टॉर्च देकर वहां से जा रहा था तभी उसे जेमी दिखी एंड जेमी ने उससे बात करते हुए उसको ये बताया कि उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। इधर चार्ली अपनी पूरी टीम के साथ सीधा मॉल में घुस गया और मॉल में घुसने के बाद वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में गया। वहां पर जब उसे सारे सिस्टम टूटे फूटे दिखे तो उसने अपने आदमी से बोलकर अपने ही कंप्यूटर से सीसीटीवी को कनेक्ट कर लिया। इधर जेमी ने एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी को चार्ली के आदमियों के पास भेजा, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। एडी ने उस गाड़ी के ऊपर एक पेपर चिपकाया हुआ था जिस पर लिखा था चैनल 47। इस गाड़ी को जब चार्ली के पास भेजा गया तो चार्ली ने चैनल 47 को अपने वॉकी टॉकी से कनेक्ट किया। चैनल 47 का वॉकी टॉकी एडी के पास था और जैसे ही चार्ली की कॉल एडी से कनेक्ट हुई तो एडी ने उससे ये कहा कि चार्ली के पास आखिरी मौका है, वो चुपचाप यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो लड़की भी यहाँ से जा चुकी है और कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस भी पहुंचने वाली है, तो चार्ली के पास ज्यादा समय नहीं है। इस बात का जवाब देते हुए चार्ली ने उससे ये कहा कि अगर वो लड़की यहाँ से जिंदा चली गई तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और अगर वो लड़की यहीं पर है तो वो चुपचाप उस लड़की को उसके हवाले कर दे। बदले में वो उन लोगों को $125 मिलियन के साथ बोनस के तौर पर $1 लाख और देगा। इधर चार्ली के कुछ लोग रूबी की तरफ आ रहे थे तो रूबी ने उन पर तीर से हमला करना शुरू कर दिया। उन लोगों को जब रूबी की लोकेशन पता चली तो उन लोगों ने रूबी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन रूबी ने जैसे तैसे करके खुद को बचाया और एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद वो लोग रूबी को मरा हुआ समझकर वहां से चले गए, लेकिन रूबी अभी तक जिंदा थी। दूसरी तरफ मेसन के पास भी एक आदमी आ रहा था तो मेसन ने बड़े ही चालाकी से उस पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो गया। जिसके बाद मेसन ने उसकी गन ली और उस गन की मदद से उसने एक और आदमी को शूट करके खत्म कर दिया। एडी ने सभी से वॉकी टॉकी के द्वारा बात करी तो सभी ने एडी को ये बताया कि वो लोग पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन मेसन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो बार बार एडी से मदद मांग रहा था, इसी वजह से एडी उसकी मदद करने के लिए जाने लगा, तभी उसके ऊपर चार्ली के लोगों ने हमला कर दिया। एडी ने जैसे तैसे करके खुद को तो बचा लिया था, लेकिन वो मेसन की मदद करने के लिए मेसन के पास नहीं पहुंच पाया। उसने मेसन से ये कहा कि मेसन को खुद ही वहां से निकलना होगा। उसी दौरान हैरी ने एक पुलिस की गाड़ी को देखा जो मॉल के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने पुलिस से मदद लेने के लिए अपने टॉर्च को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो टॉर्च नहीं जल पाया। जब वो टॉर्च नहीं जली तो हैरी ने ये सोचा कि वो खुद ही पुलिस के पास जाकर उससे मदद मांगे, लेकिन एडी उसको ऐसा करने से मना कर रहा था। उसके मना करने के बावजूद हैरी पुलिस से मदद लेने के लिए वहां से निकल गया। एंड मॉल के बाहर चार्ली का एक शूटर मौजूद था, जिसने हैरी पर निशाना लगाकर हैरी को शूट करके खत्म कर दिया। हैरी के मरने के बाद उस जगह पर नजर रखने के लिए एडी ने मेसन से कहा तो मेसन ने मना कर दिया, क्योंकि मेसन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर एडी ने जेमी से ये कहा कि वो अपने रिमोट वाली गाड़ी की मदद से ये पता करके बताए कि वहां पर कितने लोग मौजूद हैं। जेमी ने वहां पर अपनी गाड़ी भेजी और एडी को ये बताया कि वहां पर टोटल 5 लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही एडी ने सामने से जाकर उन लोगों पर हमला कर दिया। उसने एक एक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार गिराया। इधर कुछ लोगों ने वेंस पर फायरिंग करी, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी, क्योंकि उसके सामने रूबी आ गई थी। रूबी ने एक बार फिर से वेंस को बचा लिया, लेकिन इस बार वो घायल हो गई थी। रूबी ने जल्दी से उसे उठाया और एक सेफ जगह पर ले गया। इधर चार्ली के कुछ और आदमियों ने एडी पर हमला करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक भी आदमी एडी को नहीं मार पाया। एडी उन सभी को मारकर फाइनली मेसन के पास पहुंचा, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मेसन को वहां से निकाला, जिसके बाद वो रूबी, वेंस और जेमी के साथ मॉल के एक दूसरे हिस्से में चला गया, जहां पर जाते ही उसने वहां का शटर बंद कर लिया और फिर अपनी टीम के साथ वापस अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने जेमी को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देते हुए उसे चलाने की बात कही, तो जेमी ने उससे ये कहा कि उसे इस डिवाइस को चलाना आता है, क्योंकि उसकी मॉम ने इसे चलाना सिखाया था। इतने में चार्ली ने उसके वॉकी टॉकी को कनेक्ट किया और उससे बात करते हुए उसने एडी से ये कहा कि वो इस टाइम पर मॉल के सबसे आखिरी हिस्से में है और वहां से भागने का कोई भी रास्ता
का नहीं है। वो कुछ ही देर में इस शटर को तोड़कर अंदर आ जाएगा, जिसके बाद वो सभी को मार देगा। लेकिन अभी भी उसके पास एक आखिरी मौका है, वो चाहे तो उस लड़की को उसके हवाले करके अपनी और अपने टीम की जान बचा सकता है। लेकिन एडी ने उसको साफ साफ मना करते हुए उससे ये कहा कि कुछ ही देर में यहाँ पर FBI आ जाएगी, जिसके बाद वो पकड़ा जाएगा। इतना कहने के बाद उसने चार्ली का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इतने में मेसन ने उसको अपने पास बुलाकर वहां पर मौजूद एक सिस्टम में ये दिखाया कि मॉल के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी। पुलिस वालों को वहां पर आता हुआ देख उन लोगों के अंदर आशा की उम्मीद जागने लगी। एडी ने जल्दी से जेमी को मेसन के हवाले किया, जिसके बाद वो वेंस के साथ सीधा शटर के सामने गया, जहां पर उसने वेंस को कुछ गन्स दी। गन्स देने के बाद वो पुलिस वालों से मदद लेने के लिए वहां से एक दूसरे हिस्से में जाने लगा। इतने में चार्ली के लोगों ने उस शटर को तोड़ दिया, जिसके बाद वो अंदर आने की कोशिश करने लगे। लेकिन चार्ली के हाथ में कुछ गन्स थी, जिसकी मदद से उसने उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर एडी पुलिस वालों से मदद लेने के लिए जा रहा था, लेकिन इतने में पुलिस वाले ही अंदर आ गए एंड उन्होंने एडी को ही गन पॉइंट पर पकड़ लिया। एडी ने उन लोगों को सारी बातें एक्सप्लेन करके उन लोगों को ये बताया कि लड़की अभी अंदर है, जो फिलहाल सही सलामत है। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एडी से जेमी को यहाँ पर बुलाने की बात कही। उनकी बात मानकर एडी ने मेसन से बात करी और जेमी को यहाँ पर लाने को कहा। लेकिन मेसन जेमी को लेकर वहां से नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके सामने चार्ली के बहुत सारे आदमी मौजूद थे। फिर वेंस ने मेसन से ये कहा कि वो लोगों को संभाल लेगा, वो जेमी को लेकर यहाँ से चला जाए। जिसके बाद उसने अपने गन की मदद से चार्ली के सभी लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इतने में मेसन जेमी को लेकर वहां से निकल गया। वेंस ने चार्ली के सभी लोगों पर फायरिंग करके उन्हें खत्म तो कर दिया था, लेकिन इस फायरिंग में उसको भी कुछ गोलियां लग गई थी और वो भी घायल हो गया था। इधर एडी ने उन पुलिस वालों के जूते देखे और उनकी गर्दन पर बना हुआ टैटू देखा, जिसे देखने के बाद उसको ये बात समझ आ गई कि ये लोग असली पुलिस वाले नहीं बल्कि चार्ली के ही लोग हैं। उसने जल्दी से जेमी को वहां से भगा दिया। जेमी तो वहां से भाग गई, लेकिन मेसन वहां से नहीं भाग पाया, जिसकी वजह से उन नकली पुलिस वालों ने मेसन को शूट करके ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। फिर एडी ने भी उन लोगों पर हमला कर दिया और उन लोगों को अकेले ही मारने लगा। एडी ने कुछ ही देर में उन नकली पुलिस वालों के साथ फाइट करके उन सभी को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने जल्दी से जेमी के वॉकी टॉकी को कनेक्ट करके जेमी से बात करते हुए उसको ये बताया कि चार्ली अंदर आ गया, वो कहीं पर छुप जाए। इतने में चार्ली के एक आदमी ने एडी को देख लिया, जो उसे मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन एडी ने उस आदमी की गोली से खुद को बचाया और जल्दी से पास में खड़ी एक बाइक को लेकर सीधा उस आदमी के पास पहुंचकर उस आदमी से फाइट करने लगा। कुछ देर तक लगातार फाइट करने के बाद भी जब वो आदमी एडी से नहीं मरा, तो एडी वापस अपनी बाइक पर बैठकर बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने अपने बाइक की स्पीड तेज करी, जिसके बाद वो बाइक से कूद गया एंड वो बाइक सामने खड़ी एक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से वो बाइक तो ब्लास्ट हुई, साथ में वो ट्रक भी ब्लास्ट हो गया। ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन ट्रक था एंड इसी की वजह से उनके नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ट्रक के ब्लास्ट होते ही जेमी ने पुलिस को कॉल करके पुलिस को यहाँ पर आने की बात कही। मॉल के बाहर जो चार्ली का शूटर मौजूद था, उसने एडी पर निशाना लगाकर एडी को शूट कर दिया। लेकिन एडी अभी भी जिंदा था। उसने जल्दी से खुद को बचाकर सीधा वेंस की गाड़ी के पास पहुंचा एंड उसने उसकी गाड़ी से वेंस की गन निकाली। उसने उस गन की मदद से उस शूटर को भी खत्म किया, साथ में उस आदमी को भी खत्म किया जो मॉल के अंदर एडी को मारने की कोशिश कर रहा था। इधर चार्ली जेमी को अकेला ढूंढ रहा था। उसने जेमी को बाहर आने के लिए उसे लालच भी देने की कोशिश की। उसने जेमी से ये कहा कि अगर वो बाहर आ जाती है तो वो जेमी को नहीं मारेगा एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी लाइफ बिता सकते हैं, क्योंकि चार्ली के पास कोई बेटी नहीं थी और जेमी के पास कोई फादर नहीं था। लेकिन काफी देर तक समझाने के बाद भी जब जेमी बाहर नहीं आई, तो उसने फाइनली जेमी को ढूंढ निकाला और उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। इतने में वहां पर एडी भी गन के साथ पहुंच गया, लेकिन वो चार्ली को नहीं मार सकता था, क्योंकि चार्ली ने जेमी को गन पॉइंट पर पकड़ा हुआ था। एडी ने जेमी से बात करते हुए जेमी से ये कहा कि उसकी मॉम ने उसे क्या चलाना सिखाया था। ये सुनते ही जेमी ने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से चार्ली पर हमला कर दिया, जिस डिवाइस को एडी ने उसे दिया था। उसके हमला करते ही एडी ने अपने गन की मदद से चार्ली को शूट करके ऑन द स्पॉट वहीं पर खत्म कर दिया और इस तरह अपनी जान पर खेलकर एडी ने चार्ली से जेमी को जिंदा बचाया। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आई, जिन्होंने एडी और उसकी टीम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अगले दिन हॉस्पिटल में एडी से मिलने जेमी आई, जिसने एडी का धन्यवाद करते हुए उससे ये कहा कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुशनसीब है, जिसके पास एडी जैसे फादर हैं। उसने एडी को अपनी बेटी से मिलने को कहा, जिसके बाद वो वहां से चली गई। फिर कुछ दिनों बाद जब एडी पूरी तरह ठीक हुआ, तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलने गया एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।